इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 जियोग्राफी पाठ 1। पाठ का नाम है हमारा सौर मंडल। तो शुरू करते हैं। रात में जब आप छत या किसी खुले स्थान पर लेटते हैं और आंखें आसमान की ओर देखती हैं तो अनेक चमकती हुई छोटी छोटी आकृतियां दिखाई पड़ती हैं। इनमें हमारा प्यारा चंद्रमा व तारे होते हैं। समझ में आया? यहाँ कह रहा है कि जब हम रात में छत या किसी खुले स्थान पर लेटते हैं, यानी सोने के लिए जब लेटते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं तो अनेक चमकती हुई छोटी छोटी आकृतियां दिखाई पड़ती हैं। इनमें हमारा प्यारा चंद्रमा और तारे होते हैं, यानी आसमान में रात में चंद्रमा और तारे दिखाई देते हैं। देखिए जैसे ये यहाँ लड़का लेटा हुआ है और आसमान की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये चंद्रमा दिख रहा है और ये छोटे छोटे तारे दिख रहे हैं। उसी प्रकार आप लोग भी देखते होंगे रात के समय सोते हुए। इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आप आकाश में दिखाई देने वाली आकृतियों की सूची अपनी अभ्यास पुस्तिका पर बनाइए। यानी कह रहा है कि आपने आकाश में जो जो वस्तुएं या जो जो देखा है उसको अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उसका नाम लिखिए। आगे देखते हैं। यह सभी देखने में अच्छे लगते हैं, यानी तारे और बचपन में सोचते रहते थे कि ये सब क्या है, क्या आप बता सकते हैं? यानी कह रहा है कि क्या हम बता सकते हैं? तो आगे देखते हैं। आसमान में दिन के समय चमकने वाला सूर्य और रात में चमकने वाली समस्त आकृतियां जैसे चंद्रमा, तारे आदि आकाशीय पिंड कहलाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि आसमान में दिन के समय चमकने वाला सूर्य और रात में चमकने वाली समस्त आकृतियां जैसे चंद्रमा, तारे आदि बहुत सारे दिखाई देते हैं। इन सभी को हम क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड कहते हैं। कोई पूछ ले कि बताइए आकाशीय पिंड किसे कहते हैं, तो आसमान में चमकने वाले जैसे सूर्य को अंग्रेजी में सन कहते हैं। और यहाँ कह रहा है कि सूर्य भी एक तारा है। समझ में आया? यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ आकाशीय पिंड गैसों के बने होते हैं। इनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। ऊष्मा मतलब गर्मी, ऊष्मा मतलब क्या होता है? गर्मी, और प्रकाश मतलब रोशनी होता है, जिससे वह निरंतर क्या होते हैं? चमकते रहते हैं। इन आकाशीय पिंडों को तारा, और अंग्रेजी में तारा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टार्स कहते हैं। तथा सूर्य भी एक तारा है। सूर्य को अंग्रेजी में सन कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। अब आप समझ ही गए होंगे कि रात में आसमान में दिखाई पड़ने वाले चमकदार पिंड तारे हैं, जो कि हमारे सूर्य की तरह हैं। यहाँ पर कह रहा है कि अब हम समझ गए होंगे कि रात में जो आसमान में दिखाई पड़ने वाले चमकदार पिंड हैं उन्हें हम तारा कहते हैं, और जो कि हमारे सूर्य की तरह हैं, यानी जो तारे हैं ये भी सूर्य की तरह हैं, लेकिन ये तारे जो हैं हमसे बहुत दूर हैं, सूर्य से भी ज्यादा दूरी पर है, इसलिए वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि हमारा सूर्य तो बड़ा दिखाई देता है जबकि अन्य तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों है ना? यहाँ पर है कि अब हमारे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि हमारा सूर्य तो सबसे बड़ा दिखाई देता है जबकि अन्य तारे छोटे छोटे दिखाई देता है, ऐसा क्यों है? तो कह रहा है आइए करके सीखें। तो देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है देखिए यह एक लड़की है और यह एक पेड़ है और इसके पीछे भी पेड़ है। तो यहाँ पर समझना है, आप नजदीक के किसी वृक्ष को देखें। नजदीक मतलब पास में किसी वृक्ष को देखें। जैसे यहाँ पर एक वृक्ष है, देखो। तत्पश्चात यानी उसके पश्चात उसी या उससे बड़े आकार की किसी दूर के वृक्ष को देखें। वृक्ष मतलब पेड़। इसी प्रकार ऊंचे उड़ते हवाई जहाज के छोटा दिखने पर भी विचार करें, क्योंकि यहाँ यह निष्कर्ष निकल रहा है कि जो वस्तु हमारे पास होगी वह बड़ी दिखाई देगी, और जो वस्तु हमसे दूर होगा वो बड़ी होने के बाद भी हमको क्या दिखाई देगा? छोटी। ठीक है, आगे देखते हैं। आप ठीक समझें, अधिक दूरी के कारण ही अन्य तारे हमें छोटे दिखाई देते हैं। जो चीज जितनी अधिक दूर होती है उतनी ही छोटी दिखाई देती है। यानी यहाँ कह रहा है कि आप ठीक समझें, यानी आप समझ गए कि अधिक दूरी के कारण ही अन्य तारे हमें छोटे दिखाई देते हैं। जो चीज जितनी अधिक दूर होती है उतनी ही छोटी दिखाई देती है। अब पढ़ते हैं सौर मंडल के बारे में। तो देखते हैं। जिस प्रकार यानी हमारे परिवार में कौन कौन रहते हैं? दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन आदि आदि, मतलब और भी जैसे चाची चाचा बुआ, ये सभी रहते हैं ना। तो कह रहा है कि उसी प्रकार सूर्य का भी अपना परिवार है। सूर्य अपने परिवार का मुखिया है
और अपने परिवार के सभी सदस्यों को ऊष्मा व प्रकाश देता है। समझ रहे हो यहाँ क्या कह रहा है कि जिस प्रकार हमारा परिवार होता है, हमारे परिवार में दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, बुआ आदि लोग रहते हैं, उसी प्रकार सूर्य का भी अपना एक परिवार होता है, जिसमें सूर्य अपने परिवार का मुखिया होता है, यानी सबसे बड़ा है तो वो मुखिया है होता है। अपने परिवार के सभी सदस्यों को ऊष्मा व प्रकाश देता है। यहाँ पर ऊष्मा मतलब गर्मी, प्रकाश मतलब रोशनी, ठीक है, या उजाला। आगे कह रहा है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड इस परिवार के सदस्य हैं। सूर्य के परिवार के सदस्य कौन कौन है? ग्रह हैं, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, ये सभी क्या हैं? सूर्य के परिवार के सदस्य हैं। आगे देखते हैं, सूर्य के मुखिया होने के कारण इस परिवार को सौर परिवार या सौर मंडल कहते हैं। समझ में आया? क्या कह रहा है कि सूर्य के मुखिया होने के कारण इस परिवार को सौर मंडल कहते हैं। मंडल में कौन कौन रहता है? तो ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया और उल्का पिंड, ये सभी सूर्य परिवार में या सौर परिवार में या सौर मंडल में रहते हैं। आगे देखते हैं, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। समझ में आया? क्या है? हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। कोई पूछ ले बताइए सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में उत्तर है, सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल और पांचवा बृहस्पति, छठा नंबर पर है शनि, सातवें नंबर पर क्या है? अरुण है, आठवें नंबर पर वरुण है। इनकी स्थिति दिए गए सौर मंडल के चित्र 1.4 में देखिए। अब पढ़ते हैं ग्रह। ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। तो देखते हैं, कुछ आकाशीय पिंडों में स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है, वे अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ आकाशीय पिंडों में स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है, वे अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। साथ ही वे अपने अक्ष पर घूमते हुए अपने तारे की परिक्रमा करते हैं। इन्हें ग्रह कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी में स्वयं का प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाती है। ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लेनेट कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। आगे देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है, क्या आप जानते हैं जैसे लट्टू का अक्ष उसकी कील होती है जिस पर वह घूमता है, ग्रहों में ऐसी कोई कील नहीं होती, लेकिन वे एक निश्चित कोण पर झुककर लट्टू की तरह घूमते हैं। तो अब पढ़ते हैं उपग्रह के बारे में। उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं। तो पढ़ते हैं, कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा पूरी करते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, या अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण उपग्रह कहलाते हैं। यहाँ पर क्या कहा है कि कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा पूरी करते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, या अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण उपग्रह कहलाते हैं। उपग्रह क्या है? जो अपने ग्रह की परिक्रमा मतलब चारों ओर, अपने ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक ग्रह का उपग्रह हो, सभी ग्रहों के उपग्रहों की संख्या समान होना भी जरूरी नहीं है। जैसे हमारे सौर मंडल में किन्हीं ग्रहों का एक भी उपग्रह नहीं है और किसी ग्रह के 20 उपग्रह हैं। जैसे हमारी पृथ्वी का एक अकेला उपग्रह चंद्रमा है, जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। कोई पूछे कि बताइए पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह को अंग्रेजी में एस्ट्रोडाइस कहते हैं। तो पढ़ते हैं, देखते हैं आगे। ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इन आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों की राय है कि क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही टूटे हुए हिस्से हैं, जो बहुत समय पहले ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, यानी सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। इन आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आगे देखते हैं। आप जानते हैं उल्का पिंड, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कोई पूछे कि बताइए उल्का पिंड किसे कहते हैं? तो यहाँ उत्तर है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले या घूमने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ये कभी कभी पृथ्वी
समझ में आया? क्या कह रहा है कि कभी कभी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए ये नीचे पृथ्वी की तरफ नीचे गिराते हैं और हमारे वायुमंडल के साथ रगड़ कर जलने लगते हैं, जलकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इसी प्रक्रिया में चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है और रात में कहते हैं कि तो आगे देखते हैं। ये यहाँ पर देखिए सभी ग्रह हैं, 8 ग्रह यहाँ पे अपने अपने अक्ष पर घूम रहे हैं। आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य को अंग्रेजी में सन कहते हैं, तो जानते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य हमारे सौर मंडल का तारा है। यह सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। केंद्र मतलब बीचों बीच में। और सभी ग्रह, उपग्रह व क्षुद्र ग्रह निरंतर इसके चक्कर लगाते रहते हैं। चक्कर मतलब इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। सूर्य हाइड्रोजन, हीलियम जैसी बहुत गर्म गैसों से बना है जो लगातार जलती रहती है। अब देखो सूर्य का क्या है। सूर्य हाइड्रोजन, हीलियम जैसी बहुत गर्म गैसों से बना है जो लगातार जलता रहता है या जलती रहती है। क्या जलती रहती है? गैसें। ये हाइड्रोजन, हीलियम और भी बहुत सी गैसें हमेशा क्या है? जलती रहती है ना। सौर मंडल में सूर्य ही प्रकाश व ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। क्या कह रहा है? सौर मंडल। सौर मंडल अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, तो क्या कह रहा है कि सौर मंडल में सूर्य ही हमेशा यानी प्रकाश व ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। यानी हमारी पृथ्वी सूर्य से कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। इस कारण इसका प्रकाश लगभग 8.3 मिनट में पृथ्वी पर पहुंच पाता है। यानी आगे है, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से प्रकाश आता है पृथ्वी पर। आगे देखते हैं रोचक तथ्य। सूर्य को खोखला करके यदि उसमें पृथ्वी को भरा जाए तो सूर्य के अंदर 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। समझ रहे हो क्या कह रहा है यहाँ पे कि सूर्य को अगर खोखला करके उसमें पृथ्वी को भरा जाए तो सूर्य के अंदर हमारी एक पृथ्वी के जैसे 13 लाख पृथ्वियां सूर्य में समा सकती हैं। समझ में आया? आगे देखते हैं। अब पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी को अंग्रेजी में अर्थ कहते हैं, तो पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं भी एक ग्रह, यानी पृथ्वी भी हमारी क्या है? एक ग्रह है। यह दूरी के क्रम में सूर्य से तीसरे स्थान पर है। आकार में यह सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यदि पृथ्वी सूर्य के अधिक निकट होती तो बहुत अधिक ताप के कारण यहाँ जीवन संभव नहीं होता। यहाँ पर कह रहा है कि अगर हमारी पृथ्वी सूर्य के नजदीक होता तो यहाँ जीवन संभव नहीं होता। यहाँ कोई जीव जंतु यानी हम लोग यहाँ नहीं जीवित रहते। यदि आगे कह रहा है यदि अधिक दूरी पर होती तो अधिक ठंड के कारण यहाँ कोई जीवधारी ना होता। यानी कह रहा है कि अधिक अगर गर्मी पर यानी अधिक पास में होता तो भी जीवन संभव नहीं था। और कह रहा है कि अधिक दूरी पर होता तो भी संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर पास पे होता तो गर्मी के कारण कोई यहाँ जिंदा नहीं रहता। अगर अधिक दूर होने पर होता तो क्या होता? ठंडी के वजह से कोई जीवित नहीं रहता। समझ में आया? दूर के कारण तमाम चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होता और पास के कारण हमेशा गर्मी ही गर्मी रहता। आगे देखते हैं। जीवन के लिए उपयुक्त दशाएं केवल हमारी पृथ्वी पर ही मिलती है। यानी सभी ग्रहों से अच्छा हमारी पृथ्वी है जो जीवन के लिए बहुत अच्छा है। इसी कारण इसे हरित ग्रह यानी ग्रीन प्लेनेट कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं? हरित ग्रह या हरा ग्रह या ग्रीन प्लेनेट। इस दृष्टि से हमारी पृथ्वी सौर मंडल में अनोखी है। यानी सभी ग्रहों से हमारी पृथ्वी क्या है? अनोखा है। पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है। यहाँ पर देखिए सभी ग्रहों से हमारी पृथ्वी पर जल क्या है? सबसे अधिक है, अधिक मात्रा में। कह रहा है इसी कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग की दिखाई देती है। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। कोई पूछ ले बताइए अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? तो उत्तर है अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है। इस कारण इसे अंग्रेजी में ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। देखिए ये अंतरिक्ष से खींची गई फोटो है। जो ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ये अंतरिक्ष से खींची गई फोटो है और ये कैसे दिखाई दे रही है? नीले। अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी यानी अंतरिक्ष से देखने पर ऐसे दिखाई देती है पृथ्वी। अब आगे चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रमा को अंग्रेजी में मून कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का अकेला उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। समझ में आया? क्या कह रहा है कि ये जो चंद्रमा है पृथ्वी की, समझ में आया? पृथ्वी की क्या करता है? परिक्रमा, यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ ये घूमता है, परिक्रमा करता है। और पृथ्वी की परिक्रमा करते करते यानी इसकी परिक्रमा करते करते सूर्य का भी परिक्रमा करता है, यानी सूर्य का भी चक्कर लगाता है। इसकी पृथ्वी से
दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर है। यानी चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से कितना है? 4 लाख किलोमीटर। समझ में आया? 4 लाख किलोमीटर। आगे देखते हैं। यह लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट, यानी एक परिक्रमा करने में इसको कितना समय लगता है? एक परिक्रमा करने पर पृथ्वी की 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट लगते हैं। यानी इनका तुलना भी कीजिए। यहाँ पर देखिए सौर मंडल के ग्रहों के नाम हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और यहाँ पर दिया है ग्रह का रंग, यानी यहाँ पर कह रहा है कि बुध सांवला भूरा है, यानी बुध सांवला भूरा रंग का है, और शुक्र स्लेटी काला है, और पृथ्वी हरी नीली है, मंगल लाल तांबे जैसा है, बृहस्पति गुलाबी है, शनि लाल काला है, और अरुण नीला है, वरुण धुंधला स्लेटी है। समझ में आया? ये सब याद करना है। और कह रहा है सूर्य से दूरी करोड़ किलोमीटर, यानी कह रहा है कि बुध सूर्य से 6 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, और शुक्र 11 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, पृथ्वी सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, मंगल 23 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, बृहस्पति सूर्य से 77 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, और शनि 142 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। किससे? सूर्य से, ठीक है। और अरुण ग्रह सूर्य से 200 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, और वरुण 450 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। तो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है? वरुण है, ठीक है। और सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? ये बुध है। बुध कितने पर है? 6 करोड़ किलोमीटर पर, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पर देखिए उपग्रह की संख्या, यहाँ पर कह रहा है कि ग्रहों की उपग्रह की संख्या। बुध के कितने उपग्रह हैं? तो कुछ नहीं, शून्य, मतलब कुछ नहीं। शुक्र के कितने उपग्रह हैं? शून्य, यानी शुक्र के भी कोई उपग्रह नहीं। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? तो एक, यानी कौन सा है? चंद्रमा है। मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2 हैं। और बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? 16 उपग्रह हैं। और शनि के कितने उपग्रह हैं? 20 उपग्रह हैं, ठीक है। अरुण के कितने उपग्रह हैं? 17 उपग्रह हैं। और वरुण के कितने उपग्रह हैं? 8 उपग्रह हैं। तो सबसे ज्यादा किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो शनि ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। कितने हैं? 20। यानी बुध और शुक्र के तो कोई उपग्रह नहीं। सबसे कम किसके उपग्रह हैं? पृथ्वी के। कितने हैं? 1। कौन सा है? चंद्रमा। आगे देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि आइए करके सीखें। तालिका को देखकर निम्नलिखित क्रियाकलाप कीजिए। पहला नियम कह रहा है सूर्य से दूरी के क्रम में 8 ग्रहों के चित्र अपनी अभ्यास पुस्तिका पर बनाइए। दूसरा कह रहा है ग्रहों के रंग के अनुसार ग्रहों के चित्र को रंगिए। तीसरा कह रहा है कल्पना करके ग्रहों के चारों तरफ उनके उपग्रहों को उनकी संख्या अनुसार बनाइए। क्या आपने आकाश में कभी चमकती पूंछ वाला तारा देखा है? यहाँ पर कह रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि क्या आपने आकाश में कभी चमकती पूंछ वाला तारा देखा है? नहीं देखा तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको क्या कहते हैं? पुच्छल तारे। पुच्छल तारे को अंग्रेजी में कमेट कहते हैं, ठीक है। पुच्छल तारे के बारे में पढ़ते हैं। चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। पुच्छल तारे क्या होते हैं? कह रहा है कि चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्ष में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इसकी गैसें और धूल वाष्प में बदल जाती हैं। वाष्प मतलब गैस में, ठीक है। यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा ही बाहर की तरफ होती है, जो आपको चमकती दिखाई देती है। यहाँ पर क्या कह रहा है पुच्छल तारे के बारे में? पुच्छल तारा क्या होते हैं? कह रहा है कि चट्टानों, बर्फ, धूल, गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं, यानी सूर्य के नजदीक चले जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण, यानी सूर्य की गर्मी के कारण इसकी गैसें और धूल वाष्प में बदल जाती हैं। यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा ही बाहर की तरफ होती हैं, जो आपको चमकती दिखाई देती हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि महत्वपूर्ण तथ्य यानी महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। बृहस्पति, शनि तथा अरुण के चारों ओर छल्ले मतलब वलय हैं। छल्ले मतलब वलय। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की, यहाँ पर कह रहा है दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह एक ही सूर्य के चारों ओर निरंतर चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी कभी आपस में टकराते नहीं हैं। ऐसा कैसे संभव होता है? तो यहाँ देखिए, ये सूर्य है, ठीक है, और ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। चित्र में दिखा रहा है।
आगे देखते हैं। कह रहा है आइए करके देखते हैं कि विद्यालय परिसर में एक बच्चा सूर्य बनकर खड़ा हो जाए। सौर मंडल के चित्र में दिखाए गए विभिन्न ग्रहों के दीर्घ वृत्ताकार मार्ग के अनुसार जमीन पर लकड़ी, चूना, चाक की सहायता से निशान बना लें। अब 8 बच्चे क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण बनकर अलग अलग दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर खड़े हो जाएं और अपने निर्धारित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर घूमें। कितनी भी देर तक किसी भी गति से आप चलते रहें, कभी भी आपस में टकराएंगे नहीं। यानी कह रहा है जैसे चित्र में दिखाया गया है उसी तरह करिए। आगे देखते हैं। सौर मंडल के सभी सदस्य एक दूसरे के खिंचाव के कारण संतुलित अवस्था में रहते हैं। अपने अक्ष पर घूमते हुए एक निश्चित मार्ग पर निरंतर गति करते रहते हैं। ये कभी एक दूसरे के मार्ग पर नहीं जाते, यानी एक दूसरे के रास्ते पर नहीं जाते। इस कारण ही ये आपस में नहीं टकराते। आकाशीय पिंडों का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। कह रहा है कि आकाशीय पिंडों का अपने अक्ष पर यानी अपने स्थान पर घूमना ही परिभ्रमण कहलाता है। ग्रहों का सूर्य यानी सूर्य क्या है? तारा है। कह रहा है कि ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। यहाँ पर देखना, आकाशीय पिंडों का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? परिभ्रमण। लेकिन यहाँ पर ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। समझ में आया? आगे देखते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि आपने अपने सौर मंडल को जानकर आकाश के सारे रहस्य को जान लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा सौर मंडल तो ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा भाग है। हमारे सौर मंडल जैसे कई सौर मंडल मिलकर एक तारामंडल बनाते हैं। जैसे सप्तर्षि तारामंडल, करोड़ों तारामंडल मिलकर एक मंदाकिनी को अंग्रेजी में गैलेक्सी मंदाकिनी का निर्माण करते हैं। मंदाकिनी आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद लाखों तारों से भरी चमकदार पट्टी है। हमारी मंदाकिनी का नाम मिल्की वे है। इस प्रकार की लाखों मंदाकिनी मिलकर ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। कह रहा है इस प्रकार की लाखों मंदाकिनी मिलकर ब्रह्मांड को अंग्रेजी में यूनिवर्स का कहते हैं का निर्माण करती हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर अब आप जान गए होंगे कि ब्रह्मांड कितना विशाल है। विशाल मतलब बड़ा। इसकी विशालता की कल्पना करना भी कठिन है। कल्पना मतलब सोचना भी कठिन है। और भी जानिए, यानी कह रहा है कि और भी जानिए। तो देखते हैं। पहला नंबर, शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से दिन में भी तारों को देखा जा सकता है। यानी ऐसी ऐसी दूरबीन है कि दिन में भी तारों को देखा जा सकता है। खगोल शास्त्री बड़ी बड़ी दूरबीनों, जिसको अंग्रेजी में टेलीस्कोप, का प्रयोग दूर स्थित तारों, ग्रहों आदि को देखने के लिए करते हैं। समझ में आया? कह रहा है कि खगोल शास्त्री बड़ी बड़ी दूरबीनों का प्रयोग दूर स्थित तारों, ग्रहों आदि को देखने के लिए करते हैं। दूसरा नंबर है, शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से दिन में भी तारों को देखा जा सकता है। खगोल शास्त्री बड़ी बड़ी दूरबीनों, टेलीस्कोप का प्रयोग दूर स्थित तारों, ग्रहों आदि को देखने के लिए करते हैं। IAU ने यम यानी प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया है। इसलिए अब ग्रहों की कुल संख्या 8 रह गई है। पहले कितने थे? 9 थे। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये लड़की क्या है? बिना दूरबीन के कुछ देख रही है। तो ये रात में देखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए संकेतक तारे और उत्तर दिशा। शब्दावली देखते हैं। शब्दावली मतलब शब्दार्थ। अंतरिक्ष का मतलब होता है विभिन्न आकाशीय पिंडों के बीच वायु रहित रिक्त स्थान। ब्रह्मांड असीम विशाल अंतरिक्ष जिसमें लाखों मंदाकिनी हैं। समझ में आया? कह रहा है कि अंतरिक्ष माने क्या होता है? अंतरिक्ष का मतलब है विभिन्न आकाशीय पिंडों के बीच वायु रहित स्थान होता है। और ब्रह्मांड का मतलब होता है असीम विशाल अंतरिक्ष या फिर जिसमें लाखों मंदाकिनी हैं। मंदाकिनी का मतलब लाखों तारामंडलों का समूह। आगे देखते हैं। तारामंडल क्या होता है? तारामंडल का अर्थ है तारों की स्थिति से बनने वाली आकृतियां। तारामंडल का अर्थ क्या है? तारों की स्थिति से बनने वाली आकृतियां। तारा का मतलब क्या है? वह आकाशीय पिंड जिसमें स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा होती है। ग्रह क्या है? वह आकाशीय पिंड जो सूर्य मतलब सूर्य की परिक्रमा करता है और उससे ही ऊष्मा व प्रकाश प्राप्त करता है। अगला, उपग्रह क्या होता है? वह आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है, उसे उपग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्री वे वैज्ञानिक जो ब्रह्मांड के विषय में जानकारी करते हैं, उन्हें खगोल शास्त्री कहते हैं। ये पार्ट यहाँ खत्म होता है। मिलते हैं अगली क्लास में।